डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो मैंने हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए उनके इकोनॉमिक्स के एनुअल पेपर के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए तैयार की है। आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी है। आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर मार्शल और एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, किस प्रकार का? प्राकृतिक या सामाजिक? तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। राष्ट्रों का धन, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एक बहुत ही फेमस पुस्तक है। पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की खोज। यह पुस्तक 1776 में लिखी गई थी। इसको लिखने वाले कौन थे? मार्शल या एडम स्मिथ? तो प्यारे विद्यार्थियों, यह पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी थी, जो 1776 में प्रकाशित हुई। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर है प्रोफेसर रेगनर फ्रिश। प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में बांटा। अर्थशास्त्र को धन संबंधी परिभाषा किसने दी? वेल्थ का मतलब ही धन है। राष्ट्रों का धन जिसने पुस्तक लिखी, उसका आंसर भी यही है। धन संबंधी परिभाषा जो है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ ने। कौन सा अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। जहाँ पर एग्रीगेट की बात आ जाती है, जहाँ समग्र की बात आ जाती है, जहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात आएगी, उसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र। क्योंकि हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, तो इसका उत्तर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो परिभाषा है ये रॉबिन्स ने दी थी। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, मार्शल और रॉबिन्स। मार्शल की परिभाषा थी मानव व्यवहार संबंधी, मानव का जो आर्थिक क्रियाओं का जो व्यवहार है, वो परिभाषा मार्शल की थी। रॉबिन्स की परिभाषा है दुर्लभता की। एडम स्मिथ की परिभाषा थी धन संबंधी परिभाषा। कौन सा अर्थशास्त्र सामूहिक? अभी किया है हमने। समष्टि अर्थशास्त्र सामूहिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा मार्शल ने दी थी या सैमुअलसन ने? तो अर्थशास्त्र की विकास संबंधी परिभाषा सैमुअलसन ने दी थी। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समस्याओं को परिणामात्मक रूप प्रदान करता है? विज्ञान, गणित, भूगोल या सांख्यिकी? सांख्यिकी जो है प्यारे विद्यार्थियों, वो आर्थिक समस्याओं को
परिणामात्मक रूप प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी में झूठ कितने प्रकार का होता है? तो सांख्यिकी में जो झूठ है प्यारे विद्यार्थियों वो 3 प्रकार का होता है। संबंध किस प्रकार का होता है? संबंध का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो 2 चरों के बीच संबंध किस प्रकार का होता है? 2 चरों के बीच संबंध धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अर्थात ये दोनों ही प्रकार का होता है। गणित संबंध कैसे होते हैं? सैद्धांतिक, गैर सैद्धांतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणित संबंध जो है वो सैद्धांतिक संबंध होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? मार्शल ने या एडम स्मिथ ने? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक लिखी मार्शल ने। वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी एडम स्मिथ ने। वस्तुओं व सेवाओं का परस्पर लेन देन, लेन देन को हम विनिमय कहते हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं का परस्पर लेन देन कहलाता है विनिमय। वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न करना उत्पादन कहलाएगा या विनिमय या उपभोग? तो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तुओं व सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न करना उत्पादन कहलाता है। विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं व सेवाओं का किया गया प्रत्यक्ष उपभोग उपभोग कहलाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए उत्पादन, विनिमय और उपभोग, इन तीनों में से आर्थिक क्रिया कौन सी है? तो आपने आंसर देना है ये तीनों ही आर्थिक क्रियाएं हैं। खालिस्तान की समस्या आर्थिक समस्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चयन की समस्या है, चयन की समस्या वो आर्थिक समस्या कहलाती है। संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, उसकी वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है और यही चयन की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? आदर्शात्मक और वास्तविक। अर्थशास्त्र में हम आदर्श बातें भी करते हैं, कर किस प्रकार के लगने चाहिए, तो ये आदर्शात्मक है, और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है, ये वास्तविक अध्ययन भी करते हैं, तो ये वास्तविक भी है। इस प्रकार अर्थशास्त्र आदर्शात्मक और वास्तविक दोनों ही प्रकार का विज्ञान है। जो आंकड़े पहली बार एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। प्रश्नावली में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता? सटीक, श्रेष्ठ, क्रमबद्ध। एक अच्छी प्रश्नावली में ये तीनों गुण होते हैं। अटपटी नहीं, प्रश्नावली अटपटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा गुण प्रश्नावली में नहीं होना, उसमें कोई भी अटपटा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। वे व्यक्ति जो आंकड़े संकलन में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं वो गणक कहलाते हैं। किस विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े शुद्ध होते हैं? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में जब अनुसंधानकर्ता स्वयं उन व्यक्तियों से मिलता है जिनके बारे में सूचना एकत्रित करनी है, तो वो जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से प्राप्त आंकड़े शुद्ध होते हैं। जनगणना के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जनगणना के लिए हमें उसमें जितने भी मदें शामिल हैं उन सभी की जानकारी एकत्रित करनी होती है, और ये जो जानकारी एकत्रित की जाती है वो संगणना विधि
में प्रयोग होती है। आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत 2 हैं या 4 हैं? आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत प्राथमिक और द्वितीयक। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 द्वितीयक। तो इस प्रकार से आंकड़े प्राप्त करने के 2 स्रोत हैं। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं या अमौलिक होते हैं? प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्राप्त करता है, उसके द्वारा स्वयं प्राप्त किए हुए होते हैं। जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले किसी और को ने एकत्रित किए हुए होते हैं, दूसरा व्यक्ति उनको प्रयोग में लाता है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि सस्ती विधि है या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि सस्ती विधि है? तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि सस्ती विधि है। इसमें कम समय लगता है, कम परिश्रम लगता है और ये बहुत बड़े अनुसंधान क्षेत्र के लिए भी आसान रहती है। संगणना विधि या निदर्शन विधि, इनमें से कौन सी विधि समस्त समग्र का, पूरी की पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन करती है? तो जो संगणना विधि है वो समस्त समग्र का अध्ययन करती है, जैसे जनगणना का अध्ययन करती है। जो आंकड़े पहले ही एकत्रित किए जा चुके होते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, जो पहले किसी और ने इकट्ठे कर लिए हैं। कौन सा अनुसंधान का सीमा क्षेत्र सीमित होता है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत का या अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान का? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का जो क्षेत्र है, उसकी जो सीमा क्षेत्र है वो सीमित होती है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर है। जो वर्ग है, जैसे हम उसमें लेते हैं 10 से 20, तो इसका मध्य बिंदु हम कैसे लेते हैं? 10 को और 20 को जोड़ लेते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं, मिल गया हमारे को 15। मतलब हमने वर्ग की जो उच्च वर्ग सीमा ली, जो निम्न वर्ग सीमा ली, इन दोनों का एवरेज ले लिया, तो हमारा आंसर होगा उच्च वर्ग सीमा व निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होती है। प्रास का अर्थ क्या है? प्रास का अर्थ है प्यारे विद्यार्थियों 10 से 20, ये जो हमने लिया, ये जो है निम्न सीमा है L1, ये क्या है L2 क्या है उच्च सीमा है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम प्रास या रेंज कहते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर रेंज कहलाता है। अखंडित चर निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये पूर्ण संख्या में नहीं होते, 1.5, 1.6, 1.7, इस प्रकार के जो चर होते हैं वो अखंडित चर होते हैं, जो सीधे 10 से 20 होंगे। जैसे विद्यार्थियों की संख्या 10 से 11 हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि विद्यार्थियों की संख्या 10 से 10.5 हो जाए, फिर 11, फिर 11.5, नहीं। तो विद्यार्थी का जो वज़न है वो 51 हो सकता है, 51.5 किलो हो सकता है। ये जो अखंडित चर इस प्रकार के होते हैं जो दशमलव में होते हैं। निम्न में से कौन सा अखंडित चर, अभी बताया था प्यारे विद्यार्थियों, जो दशमलव में होते हैं, जो निरंतर धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो अखंडित चर कहलाते हैं। चर होते क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों? चर वो होते हैं जो किसी चीज़ को जो संख्यात्मक रूप में प्रकट करते हैं, वो चर कहलाते हैं। जो संख्यात्मक रूप में प्रकट नहीं होते वो गुण कहलाते हैं। जैसे राम काला है, श्याम गोरा है। राम कितना काला है हम नहीं कह सकते, 2 किलो काला है या श्याम 5 किलो गोरा है, ऐसा नहीं कह सकते। तुलना कर सकते हैं,
राम श्याम से ज़्यादा काला है या श्याम राम से ज़्यादा गोरा है, जो ऐसी है जिनको हम संख्या में नहीं माप सकते, वो गुण कहलाते हैं। शुद्ध आंकड़े कौन से होते हैं? जो पहली बार इकट्ठे हों, जो दूसरी बार इकट्ठे हों, जो गणक नहीं इकट्ठा करता, या कोई नहीं। शुद्ध आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, वो शुद्ध आंकड़े कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसीज का जोड़ होती है। आवृत्तियों का जोड़ संचयी आवृत्ति कहलाती है। जो चर पूर्ण अंक के रूप में प्रकट हों उन्हें खंडित चर कहते हैं। एक मूल्य किसी श्रृंखला में जितने बार आता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। सारणीयन या वर्गीकरण, कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आंकड़ों को उनकी समानता या असमानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत, वर्गों में वर्गीकृत का मतलब है वर्गीकरण, उनकी जो गुण हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, उनमें जो समानता है असमानता के आधार पर जो विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्ग के उच्च मूल्य व निम्न मूल्य का औसत मध्य मूल्य कहलाता है। किस श्रृंखला से कम व से अधिक का प्रयोग किया जाता है? ऐसी श्रृंखला में जो पहला वर्ग है उसकी निम्न सीमा नहीं होती, जो अंतिम वर्ग है उसकी अधिकतम सीमा नहीं होती, तो ऐसी श्रृंखला को हम ओपन एंडेड सीरीज, खुले सिरे वाली श्रृंखला कहते हैं। L2 माइनस L1 ये वर्ग विस्तार का सूत्र है, सत्य है। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 ये मध्य बिंदु है, अभी हमने किया था, सत्य है। वर्ग सीमा उच्च सीमा और निम्न सीमा दो ही प्रकार की होती है, सत्य है ये। ओजाइव वक्र, ये जो हमने अभी किया था खुले सिरे वाली श्रृंखला, जो ओजाइव वक्र का दूसरा नाम जो है आवृत्ति वक्र, वृत्त वक्र, संचयी आवृत्ति वक्र। ओजाइव वक्र में हम संचयी आवृत्ति वक्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ओजाइव की रचना कितने प्रकार से की जाती है? दो प्रकार से की जाती है, से कम से अधिक। दो ही प्रकार हुए, एक से कम और एक से अधिक। सारणी के प्रमुख कितने भाग हैं? तो हमने पढ़ा है बेटा, सारणी के 8 भाग होते हैं। दंड चित्र में महत्व होता है, दंड चित्र में लंबाई का भी और चौड़ाई का भी, इन दोनों का महत्व होता है। निम्न में से कौन सा सारणी का प्रकार है? उद्देश्यानुसार, बनावट अनुसार, मौलिकता अनुसार, ये तीनों ही प्रकार की सारणी होती है। आंकड़ों को सारणी के रूप में प्रयुक्त करना सारणीयन कहलाता है। ये जो विधि है ये सारणीयन विधि कहलाती है, सारणी से सारणीयन। वृत्तीय चित्र में 1% का कोणांश कितना होता है? देखिएगा, पूरा जो वृत्त होता है उसका जो कोण होता है वो 360 होता है। उसका 1% का कोणांश कितना होगा? प्रतिशत का मतलब 100 से भाग कर दो तो 360 भाग में 100, 3.6 इसका सही उत्तर होगा। सांख्यिकीय औसत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? सांख्यिकीय औसत को 2 भागों में बांटा जा सकता है और गणितीय औसत को
3 भागों में बांटा जा सकता है। n+1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर की जो आइटम है, ये किसका सूत्र है? ये माध्यिका का सूत्र है, जिसको हम m से लिखते हैं, मीडियन। सांख्यिकी को औसत का विज्ञान कहा जाता है या अर्थशास्त्र का विज्ञान कहा जाता है? सांख्यिकी को औसत का विज्ञान कहा जाता है। एक श्रृंखला में 10 मक होते हैं। आपको याद रखना प्यारे विद्यार्थी, 10 आ गया है, 10 में से 1 घटा देंगे। एक श्रृंखला में 9 दशमक होते हैं। नेक्स्ट है, एक श्रृंखला में कितने शतमक होते हैं? जैसे हमने वहाँ 10 में से 100 घटाया था, यहाँ शत है, शत का मतलब 100 है, 100 में से 1 घटा देंगे तो एक श्रृंखला में 99 शतमक होते हैं। औसत का सबसे उचित माध्यिका होता है। जब 2 चरों में स्थायी रूप में समान अनुपात में परिवर्तन होता है तो वह समरेखीय सहसंबंध कहलाता है। क्योंकि जब इस प्रकार के सहसंबंध को हम x और y अक्ष पर दर्शाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जब 2 चरों के परिवर्तन का अनुपात अस्थायी हो तो उसे अरेखीय सहसंबंध कहते हैं। क्योंकि ऐसे सहसंबंध को, जब 2 चरों के संबंध को हम दर्शाते हैं तो उससे हमें सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार का जो सहसंबंध है वो अरेखीय सहसंबंध कहलाता है। जब r(x,y) = 0, r(x,y) का मतलब है यहाँ पर जब x और y चर के बीच सहसंबंध 0 है। 0 का मतलब है दोनों चरों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी सहसंबंध नहीं है, न रेखीय न अरेखीय, बल्कि दोनों चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सरल सहसंबंध गुणांक का प्रास होगा। इसका मतलब है कि जो सहसंबंध है गुणांक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? अगर पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध है तो +1 है, और यदि पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध है तो वह 1 है। अगर नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है तो वो 0 होगी। तो ये जो वैल्यू है ये -1 से +1 तक हो सकती है। पूर्ण सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? पूर्ण सहसंबंध 2 प्रकार का हो सकता है। या तो दोनों चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, या दोनों चरों में सहसंबंध विपरीत दिशा में हो। ये 2 ही स्थितियाँ हो सकती हैं। तो पूर्ण सहसंबंध 2 प्रकार का होता है। आय और उपभोग के बीच में कैसा सहसंबंध है? जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता चला जाता है। दोनों एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच धनात्मक सहसंबंध है। कीमत और मांग के बीच कैसा सहसंबंध है? जैसे जैसे कीमत घटती है मांग बढ़ती है। इन दोनों के बीच विपरीत संबंध है तो यह ऋणात्मक सहसंबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, सूत्र दिया गया है r =σ(x,y) डिवाइडेड बाई n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड। ये और ये दोनों सूत्र एक ही चीज़ है प्यारे विद्यार्थियों। ये स्पीयरमैन के हैं, ये कार्ल पियर्सन के। ये प्यारे विद्यार्थियों कार्ल पियर्सन के हैं। स्पीयरमैन का है
रैंक कोरिलेशन मेथड जो गुणात्मक विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। ये जो सहसंबंध है ये सूत्र जो है ये स्पीयरमैन ने दिया था, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। डी जो है यहाँ पर दोनों जो रैंक का डिफरेंस है वो है ये, जो दो जजीज अलग अलग रैंक देते हैं उनका जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं। एन जो है वो नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं उसको हम एन ले लेते हैं। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का मतलब है +1, पूर्ण ऋणात्मक का मतलब है -1, उच्च धनात्मक सहसंबंध का मतलब है 0.75 से लेकर के 1 तक। 1 से ऊपर तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। धनात्मक सहसंबंध की जो वैल्यू है धनात्मक है ना, ये 1 से अधिक नहीं हो सकती। ऋणात्मक है तो ये -1 से अधिक नहीं हो सकती। सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधियां हैं ये 3 हैं। एक प्रकीर्ण विधि स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा कार्ल पियर्सन, तीसरा स्पीयरमैन। 1 2 3। तो सहसंबंध ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। यदि जो दो चरों में परिवर्तन अभी किया था हमने एक ही दिशा में है तो धनात्मक, और यदि विपरीत दिशा में है तो ऐसा संबंध कहलाएगा ऋणात्मक सहसंबंध। यहाँ तक तो प्यारे विद्यार्थियों हमने स्टैटिक्स की है। अब हम करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? स्वतंत्रता के समय अर्थव्यवस्था जो है हमारी अल्प विकसित भी थी और गतिहीन भी थी। इस प्रकार इसका उत्तर होगा अल्प विकसित और गतिहीन दोनों। आज़ादी के समय जो लैंड होल्डिंग्स किस प्रकार की थी? बिखरी हुई थी, बड़ी थी, छोटी थी? आज़ादी के समय जो लैंड होल्डिंग्स थी, जो किसानों के पास जो ज़मीन थी वो काफ़ी जगह बिखरी हुई थी और वो छोटी छोटी भी थी। तो इसका आंसर होगा बिखरी हुई व छोटी। आज़ादी के समय काफ़ी जनसंख्या किस कार्य में कार्यरत थी? कृषि में, व्यापार में, खनन में। तो आज़ादी के समय प्यारे विद्यार्थी हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत था। और उस समय जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान कृषि क्षेत्र का ही था। आज के समय कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम है और सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता चला जाता है उसके सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता चला जाता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है। आज हमारी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, उसके बाद नंबर आता है द्वितीय क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, और नंबर 3 पर जो योगदान आता है वो कृषि क्षेत्र। गतिहीन अर्थव्यवस्था का क्या लक्षण है? गतिहीन अर्थव्यवस्था में प्यारे विद्यार्थियों आय में बहुत कम वृद्धि होती है और जो उत्पादकता का स्तर है वो बहुत नीमन होता है। इस प्रकार जो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों ही सही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ था। जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से महाविभाजन का वर्ष किसे माना जाता है? 1921 तक प्यारे विद्यार्थियों भारत की जनसंख्या लगभग बहुत कम
दर से बढ़ रही थी, लेकिन 1921 के बाद जो हमारी जनसंख्या वो एकदम बढ़ना शुरू हुई। इसीलिए 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। भारत में पहली जनगणना 1871, 1881, 91 या 1921 में हुई। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी प्यारे विद्यार्थियों, वो 1881 में हुई थी। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 16% थी। और यदि केवल महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की साक्षरता दर तो मात्र 7% थी। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था और यह योगदान 58.7% था, जो आज लगभग इतना ही योगदान जो है हमारे सेवा क्षेत्र का है। और कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वो 14 समथिंग के आसपास रह गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की जनसंख्या की औसत आयु या जीवन प्रत्याशा कितनी थी? जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि एक देश में जो एक बच्चा जन्म लेता है वो ऑन एन एवरेज कितने साल उसकी उम्र होगी, कितने साल जिएगा। तो जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग 31 वर्ष थी, जो आज इससे लगभग डबल हो चुकी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेज़ों के समय हमारे धन का निष्कासन कैसे हुआ और जो हमारी गरीबी का कारण बना। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण भी हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण भी हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और जो है निजी और सार्वजनिक सारे क्षेत्र मिलते हैं, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन केवल आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपको जब भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होगा ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। स्वतंत्रता के समय जननांकीय स्थिति, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, वो इंडिया का कैसा था? आज़ादी के समय, आज़ादी के समय प्यारे विद्यार्थियों हमारे देश में जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय भारत किस चीज़ का मुख्य निर्यातक था? प्राथमिक उत्पाद का, औद्योगिक उत्पाद का, पूंजीगत पदार्थों का या इन सभी का? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत है प्राथमिक उत्पाद का मुख्य निर्यातक था। स्वेज नहर कब खुली? स्वेज नहर 1869 में खुली। इसके खुलने के बाद भारत का जो कनाडा का जो रास्ता है वो लगभग यूरोप का 7000 किलोमीटर कम हो गया। भारत में रेलवे की शुरुआत, जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई और ठाणे के बीच, 1853 में हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत था मुख्य, हमारा जो भारत है उस समय मुख्य आयातक देश था। भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई? भारत में जो है प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई। भारत में योजनाओं का जनक
फादर ऑफ प्लानिंग किसे माना जाता है? भारत में जो योजनाओं का जनक है वो एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। तो शुरू कब हुई? 1951 में। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी। यदि पूछ लिया जाए पहली पंचवर्षीय योजना का जो योजना आयोग का अध्यक्ष था वो कौन था, तो उसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी कंटिन्यूएशन में है, जारी है। आय का अनुमान कौन लगाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO लगाता है। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी 1914 में, उसके पश्चात जनवरी 1915 में जो है नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने छठी पंचवर्षीय योजना में 1980 में दिया था। भारी उद्योगों का विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उसका जो मुख्य उद्देश्य था उद्योगों के लिए भारी उद्योगों का विकास करना। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य जो खाद्यान्न के उत्पादन में है वो देश को आत्मनिर्भर बनाना था। निम्न उत्पादकता, छिपी बेरोजगारी, वर्षा पर निर्भरता, इनमें से भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? ये तीनों ही भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं। अल्पकालीन साख की अवधि। अल्पकालीन साख होती है प्यारे विद्यार्थियों 12 महीने तक का जो लोन लिया जाता है कृषि में। मध्यकालीन साख 12 से 5 साल और दीर्घकालीन साख की जो अवधि होती है वो 15 से 20 साल होती है। और भारत में जो कृषि साख है उसका जो सर्वोच्च बैंक है वो नाबार्ड होता है। याद रखना है, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखना। कृषि साख का सर्वोच्च बैंक नाबार्ड बैंक है और नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो जुलाई 1982 में हुई। और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भी स्थापना हुई थी। उसके बाद जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का यदि पूरा नाम पूछा जाए तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कृषि सुधार किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुए? कृषि सुधार हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो गए थे।
ये क्वेश्चन भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। भारत में गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1961 में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, भारत में गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम ये कब शुरू हुए? ये 1964 में शुरू हुए। जिन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति जो है वो 1967-68 के दौरान हरित क्रांति आई थी, जब संकर नस्ल के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज जो है वो यूज़ किए गए थे और एकदम खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ गया था, विशेषकर गेहूं और चावल में, तो उसे हरित क्रांति नाम दिया गया था। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी अभी आपको बताया था। और भारत में हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज हैं, सीड्स हैं, इनकी जो शुरुआत है वो 1965 में हुई थी। और इन बीजों की वृद्धि और वितरण हेतु एक कॉरपोरेशन बनाया गया था, नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC। उसकी स्थापना 1963 में हुई थी। कृषि सुधारों से अभिप्राय कृषि में तकनीकी सुधार से है या भूमि सुधार से है? कृषि सुधारों से अभिप्राय इन दोनों ही चीज़ों से है, कृषि में तकनीकी सुधार भी और भूमि सुधार भी। छिपी बेरोजगारी, खेती बाड़ी में जो है 10 आदमी लगे हुए हैं, 5 आदमियों को हटा दिया जाए फिर भी उतना ही उत्पादन होता है, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसी बेरोजगारी छिपी बेरोजगारी कहलाती है। हरित क्रांति के समय अभी बताया मैंने किन खाद्यान्नों में अधिक उत्पादन हुआ? गेहूं में और चावल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को बांटा गया था सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र या तीनों वर्गों में? तीनों ही वर्गों में बांटा गया था। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा, जो नए आर्थिक सुधारों की घोषणा हुई थी, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 24 जुलाई 1991। नई औद्योगिक नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग सुरक्षित रहेंगे? मात्र 6 उद्योग ही सुरक्षित रहेंगे, बाकी सभी को प्राइवेट कर दिया जाएगा। लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा 5 करोड़ है। अति लघु उद्योगों के लिए 25 लाख रुपए है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा मात्र 2% है। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? 1991 में। अभी अभी हमने किया था 24 जुलाई 1991 में। निर्धनता के 2 भाग कौन से हैं? एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। सापेक्ष में विभिन्न राज्यों की तुलना की जाती है, विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। तो निर्धनता के 2 भाग सापेक्ष और निरपेक्ष हैं, ये वाक्य सत्य है। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब लागू किया गया? 1982 में या 1997 में? अभी क्या था प्यारे विद्यार्थियों, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। शायद उस समय ये 1980 बोला गया, आप ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये 1982 में लागू किया गया। खालिस्तान से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य और कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता, मतलब निर्धनता।
और निर्धनता का जो माप होता है वो उसको हम निर्धनता रेखा में लेंगे। वर्ष 2009-10 में कुल जनसंख्या में निर्धनों का प्रतिशत कितना था? 18, 29.8, 30 या 34? तो जो निर्धनों का प्रतिशत था वो 29.8% था। काम के बदले अनाज, यह योजना 2004 में शुरू हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई। बिल्कुल सही जवाब है, ये सत्य है। नेहरू रोजगार योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। 100 साल पूरे होने पर 1989 में नेहरू रोजगार योजना शुरू की गई। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा उद्योग शिक्षा से संबंधित है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का संबंध किससे है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल का मतलब स्वास्थ्य से है। मानवीय साधनों के विकास का कौन सा रूप है? मानवीय साधनों का विकास, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, पोषण भी जरूरी है। ये सभी जो है मानवीय संसाधनों के विकास का रूप है। भारत में शिक्षा संबंधी क्या समस्या है? शिक्षा में असमानता है, ये भी सही है। अनुपयुक्त उच्च शिक्षा है, ये भी सही है। केवल पढ़े लिखे कलरक पैदा करती है, किसी काम के नहीं होते। शिक्षण प्रणाली में बुराइयां, बिल्कुल हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्ज़ाम सिस्टम है, वो सही इवेलुएट नहीं कर पाता। तो हमारी जो शिक्षा में ये सारी समस्याएं हैं, उपरोक्त सभी। वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप जो है ये वीडियो आपने लास्ट तक ध्यान से देखी है और अब आप अपने एग्ज़ाम के लिए जब जाओगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। थैंक यू।